पहले सीएम योगी की कानून व्यवस्था पर बड़ी बैठक, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, खुले में नमाज पर रोक के दिए निर्देश, पुरानी परंपरा के तहत त्योहार मनाने को कहा। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिंकी बत्रा। सबसे पहली और अहम बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का अहम दौरा। ब्रेकिंग खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। 3 दिवसीय दौरे पर मोहन भागवत हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। पूर्वी क्षेत्र के प्रशिक्षण वर्ग में वो शामिल होने वाले हैं। अवध, गोरक्ष, कानपुर और काशी प्रांत के स्वयं सेवकों से वो संवाद करेंगे। हिंदू सम्मेलन के साथ साथ विभिन्न अभियानों पर भी चर्चा होगी। इसके साथ शताब्दी वर्ष के गृह संपर्क अभियान पर चर्चा होगी। संगठन और सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारियों से मुलाकात भी संभव है। सीएम योगी से मोहन भागवत की आज मुलाकात संभव हो सकती है। बता दें, विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मोहन भागवत बताया जा रहा है। चर्चा का विषय ये बना हुआ है कि वो 3 दिवसीय लखनऊ दौरे पर हैं, जहां आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। पूर्वी क्षेत्र के प्रशिक्षण वर्ग में वो पहुंचे हैं, जिनमें कई स्वयं सेवकों से वो आज संवाद करने वाले हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस दौरे को बेहद ही अहम माना जा रहा है और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों पे आज चर्चा हो सकती है। इन 3 दिवसीय दौरे पर कई अहम बातें, कई अहम चर्चाएं संभव है। हो सकता है कि आज वो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिले और गृह संपर्क अभियान के तहत उनकी मुलाकात ये हो सकती है। शताब्दी वर्ष के गृह संपर्क अभियान में भी वो पहुंचे हैं। इस 3 दिवसीय दौरे को देखिए बहुत खास माना जा रहा है। पूर्वी क्षेत्र के प्रशिक्षण वर्ग में आज मोहन भागवत शामिल हुए हैं। इसके साथ ही अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जो उत्तर प्रदेश के नोएडा से सामने आ रही है, जहां नोएडा के सेक्टर 68 स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में उस समय अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला जब पेट्रोल पंप पर तेल की सप्लाई ही बाधित हो गई। देखिए, पेट्रोल डीजल के रेट एक बार फिर से चौथी बार बढ़े हैं। पेट्रोल ना मिलने से पंप के बाहर लंबी कतारें लग गई हैं। आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कई लोग अपने बाइक को धक्का देते हुए भी नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरह पेट्रोल और डीजल की किल्लत से लोग परेशान है। सेक्टर 68 पंप की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोगों का कहना है कि पेट्रोल की कमी के चलते उन्हें बीच रास्ते में वाहन घसीटने पड़ रहे हैं और तेल संकट, बढ़ती कीमतों को लेकर लोगों में नाराजगी साफ तौर पर देखी जा सकती है। पेट्रोल पंप पर पहुंचे आम नागरिकों ने कहा कि तेल की बढ़ती कीमतों का सीधा असर उनकी जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, जिससे आम आदमी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। महंगाई भी बढ़ रही है और आम आदमी की मुश्किलें भी। 10 दिन के अंदर चौथी बार तेल की कीमतें बढ़ी हैं और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। और नोएडा की बात करें तो नोएडा में 2 रुपए 71 पैसे डीजल में इजाफा हुआ और 2 रुपए 61 पैसे पेट्रोल में इजाफा हुआ। ऐसे में पेट्रोल पंप के बाहर मैं मौजूद हूं और यहाँ पे आप देख सकते हैं पेट्रोल डलवाने के लिए लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन तेल की सप्लाई ना होने की वजह से पेट्रोल पंप बाधित हो रहा है। और इनसे बात करेंगे। आप यहाँ तेल डलवाने आए थे? नहीं। अच्छा, ये कह रहे हैं हम तेल डलवाने नहीं, हवा डलवाना है। कोई बात नहीं, इनसे बात करते हैं। ये पेट्रोल डलवाने आए थे आप यहाँ पे? आज पेट्रोल गिरवाने आए थे। तो क्या अभी आपको तेल मिला यहाँ? अभी तो नहीं है, बंद कर रहे हैं। अच्छा, और कितना परेशानी हो रही है आपको तेल के? आपने देखा 2 रुपए 61 पैसे पेट्रोल पे बढ़ गए, 102 रुपए लीटर हो गया है। कितनी परेशानी हो रही है? नहीं, महंगाई की तो छू रही है आसमान को, पर यह कि सस्ती भी होनी चाहिए। और देखते हैं कब तक हो जाएगी। अभी तो भाव बढ़ ही रहे हैं। और देखिए, ये एक शख्स और हैं, ये अपनी स्कूटी लेकर आए हैं। भैया, आप तेल डलवाने आए हो और तेल मिल नहीं रहा है, कितनी परेशानी? बहुत समस्या है भैया, बहुत ज्यादा समस्या है। मेरा तो काम ऐसा है कि बिना तेल के चल ही नहीं सकता है। दिन भर गाड़ी चलाने का काम है और यहाँ तेल ही नहीं मिल रहा है। तो अब ये बताइए, तेल तो जो रेट बढ़े हैं, आज आपने देखा कि 102 रुपए से ऊपर हो गया है जो पेट्रोल की कीमत। इसको लेकर क्या कहोगे आप? भैया बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। एकदम डायरेक्टली इतना रेट बढ़ा दिया है कि इतना रेट तो कभी बढ़ा ही नहीं है आज तक, जितना रेट आज बढ़ाया गया है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है भैया, बहुत ज्यादा। और देखिए, इन्होंने बताया कि तेल की कीमतों से कहीं ना कहीं परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। और देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये पेट्रोल पंप पे और लोग भी आ रहे हैं और ये अपनी बाइक साइड में खड़ी कर आए। इनसे बात करते हैं। आप इधर आ जाइए।
आपका नाम? शुभ नाम पुनीत कुमार। पुनीत जी, आप यहाँ तेल डलवाने आए हैं, अभी आपको तेल नहीं मिल रहा, कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी है सर, ड्यूटी 9 बजे की थी, 10 बजने जा रहा है, ड्यूटी भी नहीं जा पा रहे, तेल खत्म हो गया घर से, गाड़ी का बिल्कुल तेल न्यूट्रल हो चुका है। तेल होता तो ड्यूटी भी जा पाता, अब ना ही ड्यूटी जा पा रहे ना ही घर जा पा रहे। और तेल की जो कीमतें बढ़ी हैं, 102 रुपए लीटर हो गया है, तेल इतना महंगा हो गया, इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? महंगा तो हो गया सर, लेकिन सस्ता होना चाहिए तेल जो है। अब ड्यूटी में भी जो कुछ पैसा बढ़ाया उससे फायदा किया, इधर बढ़ा दिया, उधर उधर बढ़ा दिया, इधर इधर और बढ़ा दिया। सरकार से क्या कहना चाहोगे? यही कहना चाहेंगे सर, जो है कि मतलब तेल थोड़ा मद्दा होना चाहिए और जो सुविधा जो पूरी मिलनी चाहिए। महंगाई है वो चीज झेल लेगा बंदा कोई भी, लेकिन जो है उसको सुविधा भी तो मिल जाए। ठीक है। देखिए मेरे साथ एक और साथी, युवा साथी हैं, आप देखिए अपनी बाइक से आए हैं, तेल डलवाने आए हैं, तेल मिल नहीं रहा है, कितनी परेशानी हो रही है? सर परेशानी तो इतनी हो रही, कह नहीं सकता। अब आदमी क्या कमाएगा क्या खाएगा, ये आप बताइए। और जैसा कि आज देखा, 2 रुपए 71 पैसे डीजल पे बढ़े और 2 रुपए 61 पैसे पेट्रोल पे बढ़े, 102 रुपए से ऊपर चला गया पेट्रोल। क्या कहना बताइए, हमारे सैलरी पर डे की दिहाड़ी है 700 रुपए, 500 रुपए का तेल डलाएंगे हम, फिर खाएंगे क्या, ये भी तो आप बताइए ना। चाहोगे? ये बताओ, पेट्रोल पंप बंद है, तेल मिल नहीं रहा है और 102 रुपए लीटर से ऊपर चला गया है, क्या कहोगे? मैं सर सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी परेशानी है इसको जल्द से जल्द दूर करवाया जाए। अब देख सकते हैं आप, पेट्रोल बिल्कुल नहीं है मेरी गाड़ी में, तो ऐसे में कितनी परेशानी हो रही, धूप में मैं खींच के ले जाऊं, अभी ये बंद हो जाए कितनी दिक्कत होगी। बहुत और ज़्यादा दिक्कत। देखिए नोएडा के अंदर हमने जब लोगों से बात करी जाना, तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से लोग परेशान है, वहीं जो तेल की सप्लाई है वो बाधित हो चुकी है। ऐसे में कल से शाम से लोग परेशान हैं। यहाँ पे कुछ पेट्रोल पंप ऐसे हैं जिन पे तेल की सप्लाई नहीं हो रही है, तो ऐसे में आम आदमी बहुत ज्यादा परेशान है और सरकार से गुहार लगा रहा है कि कहीं ना कहीं इन दामों को कम करे और हमारी जो जीवन यापन करने की जो जीवन है उसे अच्छे रूप से करे। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ मैं रमेश परिहार, HN न्यूज, नोएडा। देखिए, तेल संकट के बीच आगे तेल की कमी होना कहीं ना कहीं आम आदमी की जेब पर मार तो पड़ ही रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो सीतापुर से सामने आ रही है। सीतापुर से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां मामूली विवाद में हुई मारपीट के दौरान एक गर्भवती महिला के घायल होने की खबर है। परिजनों का आरोप है कि चोट लगने के कारण गर्भ में पल रहे शिशु की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि घायल महिला को न्यू नेशनल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उसने मृत बच्ची को जन्म दिया। परिजनों ने अस्पताल की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। आरोप यह भी है कि जिस अस्पताल में केवल ओपीडी संचालन की अनुमति है, वहां प्रसव कराया गया। मामले के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल पहुंचकर जांच शुरू की। जांच के दौरान अस्पताल में कई मरीज भर्ती पाए गए, जिससे विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मामला महमूदाबाद कोतवाली क्षेत्र के जियारी पूर्वा गांव का बताया जा रहा है। में मारपीट हुआ था, यहाँ 17 जिसके उपरांत हम घर में नहीं थे। हमारे पिताजी थे, हमारी माँ थी, हमारी बीबी थी, हमारे छोटे बच्चे थे। ठीक है। जिन्होंने मंगली, अनिल कुमार, देशराज, सुनीता देवी, पूजा देवी, ठीक है। अनिल कुमार शराब पी के हमारे पिताजी को मारने लगे। ठीक। हमारी माँ गई बचाने के लिए, तो माँ को भी मारा, हमारे बीबी गई छुड़ाने, उसको भी मारा लात घूसों से। कब मारा ये? 18/5 में रात में 9 बजे। 17 फिर एप्लीकेशन दिया आपने? हाँ, एप्लीकेशन हमने दिया भी। आज तक कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई, हमारे घर कोई नहीं हुई। गंगा दशहरा आने वाला है, इसको लेकर उन्नाव में तैयारियां तेज की जा चुकी हैं। उन्नाव में गंगा दशहरा स्नान पर्व को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रहा है। जिला अधिकारी घनश्याम मीना और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ गंगा घाटों का निरीक्षण किया। गंगा दशहरा पर घाटों में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, जिसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान घाटों पर नाविकों और गोताखोरों की तैनाती के निर्देश दिए गए हैं। महिलाओं के लिए बनाए गए चेंजिंग रूम, रोशनी, बैरिकेडिंग और साफ सफाई की व्यवस्था को भी परखा जा रहा है। प्रशासन ने महिला और पुरुष पुलिसकर्मियों को भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। देखिए, गंगा दशहरा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मेरे द्वारा, एसपी साहब के द्वारा एवं जितने भी हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण हैं उनके द्वारा जो हमारे घाट है उनका निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में अभी गंगा घाट में जो गंगा दशहरा का आयोजन होता है उसका अभी हम लोग ने निरीक्षण किया है। निरीक्षण के क्रम में यहाँ पे बैरिकेडिंग की व्यवस्था कराई गई है, लाइट आदि की व्यवस्था कराई गई है, महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था भी कराई गई है, फोर्स की हम लोग ने डिप्लॉयमेंट कर दिया है, मजिस्ट्रेट की ड्यूटी भी लगा दी है।
साथ ही साफ सफाई की भी जायजा लिया गया है और इसी क्रम में जो हमारे अधिकारी हैं उनको निर्देशित भी किया है कि सारा जो पर्व का आयोजन करना है बहुत सुरक्षित ढंग से हम लोग को कराना है और पूरा मुस्तैदी के साथ पूरे प्रोग्राम को हम लोग कराएंगे। अगली खबर बुलंदशहर से सामने आ रही है, जहां खुर्जा देहात थाना परिसर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब थाना यार्ड में खड़े वाहनों में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि बिजली का तार टूटकर यार्ड में खड़े वाहनों पर गिर गया, जिसके चलते आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया। आग इतनी भीषण थी कि थाना परिसर में खड़े सैकड़ों वाहन जलकर खाक हो गए। इनमें एक्सीडेंटल वाहन और मुकदमों से संबंधित जब्त वाहन शामिल बताए जा रहे हैं। वहीं जीडी कार्यालय में रखे कुछ अभिलेखों को भी नुकसान पहुंचने की खबर है। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अधिकारियों का कहना है कि समय पर रहते आग पर नियंत्रण पा लिया गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल पुलिस और फायर विभाग पूरे नुकसान का आकलन करने में जुटे हैं। देखिए, खुर्जा थाना देहात जो हमारा है, इसमें आग की सूचना हमारे को प्राप्त हुई तो यहाँ मौके पर हमने 3 गाड़ियां भेजी और उसके बाद TSDC की गाड़ी है खुर्जा के अंदर, उसको भी बुलाया गया और मोतीबाग से भी गाड़ी यहाँ पे रवाना की गई। लगभग 5 गाड़ियों ने मिल करके यहाँ पे काम किया और आग को काबू पाया। ये थाना परिसर में जो माल खाना की कुछ बाइकें जो एक्सीडेंटल गाड़ियां हैं पीछे खड़ी हुई थी, तो उसी में संभवतः एक पीछे जो ट्रांसफार्मर तार था वो टूट जा रहा था, वो टूट के गिरा। उसके गिरने से शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसकी वजह से आग लगी और ये आग फैलते हुए मेन बिल्डिंग की तरफ आ रही थी। तब तक गाड़ियां मौके पर पहुंच गई थी और मेन बिल्डिंग को बचा लिया गया। थाना खुर्जा देहात परिसर में एक यार्ड था जिसमें पीछे वाहन खड़े हुए थे। इसमें एक ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट की वजह से वहां पर आग लगी है, जिसमें कई सारी बाइकों में आग लगी है तथा मौके पर फायर टेंडर तत्काल पहुंचे। आग पर फिलहाल पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। कितनी मोटरसाइकिलें जली हैं इसका भी आकलन किया जा रहा है। इसमें कार्यालय या किसी अभिलेख का कोई नुकसान नहीं हुआ है। वर्तमान में CFO साहब एवं 4 फायर टेंडर मौके पर मौजूद हैं। किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है, स्थिति नियंत्रण में है। अगली खबर भी बुलंदशहर से सामने आ रही है, जहां बुलंदशहर के कलंदरगढ़ी गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां अवैध संबंधों के शक में एक बेटे ने अपनी ही पत्नी और सगे पिता पर गोली चला दी, जिसमें दोनों की मौके पर मौत हो गई। घटना में पिता रियाजुद्दीन की मौके पर मौत हो गई, जबकि पत्नी सना ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और स्थानीय लोग दहशत में हैं। सूचना मिलते ही SSP सहित पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। दोनों शवों को कब्जे में लिया गया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ फिलहाल जारी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। कितनी हैरान कर देने वाली ये खबर है। अगली खबर बदायूं से सामने आ रही है, जहां बदायूं की बिलसी तहसील से राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ गए हैं। इन गंभीर सवाल खड़े करने का एक मामला सामने आया है, जहां तैनात कानूनगो और राजस्व निरीक्षक प्रदीप सक्सेना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कथित तौर पर विभाग में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और सरकारी योजनाओं में वसूली को लेकर गंभीर खुलासे करते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद जिला प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। पूरे मामले को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। वहीं ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या राजस्व विभाग में बिना पैसे लिए कोई काम नहीं होता? क्या गरीबों के लिए बनी योजनाओं में भी वसूली की जाती है? मामले के तूल पकड़ने के बाद प्रशासन की ओर से जांच की बात फिलहाल कही जा रही है। अगली खबर शाहजहांपुर से सामने आ रही है, जहां शाहजहांपुर के कोतवाली क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक बस चार्जिंग स्टैंड के पास ही एक दर्दनाक घटना घटित हो गई। यहां आवारा कुत्तों के झुंड ने 11 साल की मासूम बच्ची पर हमला कर दिया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर कुत्तों को भगाया और घायल बच्ची को तत्काल राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोग आवारा कुत्तों के बढ़ते खतरे को लेकर प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से ही इनकार कर दिया है।
अगली खबर बदायूं से सामने आ रही है, जहां बदायूं के भसराला गांव के पास स्थित एक निजी वाटर पार्क में दर्दनाक हादसा हो गया, जहां 7 साल के मासूम हसनैन की स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई। 23 मई को दोस्तों के साथ नहाने गए हसनैन गहरे पानी में चला गया और डूब गया। बच्चों के शोर पर उसे बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बच्चे ने दम तोड़ दिया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बच्चे की मौत के बाद संचालक और परिजनों ने पुलिस को सूचना दिए बिना ही शव को दफना दिया। बाद में 24 मई को जब पुलिस को जानकारी मिली तो डीएम की अनुमति से कब्र खोदकर शव को बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने केयरटेकर नदीम को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मालिक जियाउद्दीन फरार है। अवैध रूप से संचालित चल रहे इस वाटर पार्क को पुलिस ने फिलहाल सीज कर दिया है। इसी बीच बदायूं से एक सनसनीखेज वारदात सामने आ रही है, जहां प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक ने अपनी पत्नी की कथित रूप से गला रेत कर हत्या कर दी। पूरा मामला संभल जनपद के भैजोई थाना क्षेत्र के गांव नाधोस का बताया जा रहा है, जहां रामवीर ने अपनी 23 वर्षीय बेटी नीलम की शादी करीब 6 महीने पहले इस्लामनगर थाना क्षेत्र के गांव नोगवा निवासी दिनेश से धूमधाम से की थी। जानकारी के अनुसार दिनेश शादी से पहले ही पड़ोस की एक लड़की से प्रेम संबंध में था। शादी के बाद उसका संपर्क जारी रहा। बताया जा रहा है कि बीते दिन दिनेश अपनी पत्नी नीलम को मायके से विदा कर घर लाया था। इसके बाद उसने अपने दोस्त गोवर्धन के साथ मिलकर घर में कथित रूप से पहले खाना और शराब पार्टी की, जिसके बाद दोनों ने नीलम की गला दबाकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपियों ने नीलम के मायके पक्ष को फोन कर उसकी हालत खराब होने की सूचना दी। जब परिजन मौके पर पहुंचे तो नीलम मृत अवस्था में मिली। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मृतका के पति दिनेश को फिलहाल हिरासत में ले लिया है और पिता की शिकायत पर केस दर्ज कर आगे की पूछताछ जारी कर दी है। ये हमारी भतीजी नौगमा इस्लामनगर थाने के गांव में विवाह किया था हमने अभी 25 नवंबर 2025 को। और इसमें लड़के ने अपने परिवार से मिलकर के और दूसरी लड़की के अफेयर के चलते हमारी इस भतीजी का गला घोट करके मृत्यु कर दी। अच्छा। हाँ। अब इसमें इसके घर वाले इधर उधर फरार हो गए हैं, लेकिन लड़के को मौके पर पुलिस को पकड़वा दिया गया। अच्छा, क्या प्लानिंग थी इसकी? इसकी प्लानिंग प्रेम प्रसंग के चलते इसने पहले से प्लानिंग की थी कि लड़की 10 दिन पहले मायके गई और उसको कल बुला के लाया है सुबह के टाइम में, और रात को ही इसने अपने सहयोगी से मिल करके और लड़की को मौत के घाट उतार दिया। इस हैरान कर देने वाली खबर ने कहीं ना कहीं कई सवाल कार्यप्रणाली पर भी उठाए हैं। अगली खबर बदायूं के एक खेड़ गांव से सामने आ रही है, जहां मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि खेत पर जा रहे 2 भाइयों इतवारी और महाराज सिंह के साथ पहले गाली गलौज और मारपीट की गई। इसके बाद आरोपियों ने अपने पालतू कुत्ते छोड़ दिए, जिन्होंने दोनों पर हमला कर दिया। इस हमले में महाराज सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि इतवारी को कुत्ते ने काट लिया। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित पक्ष ने सुमित, उसकी पत्नी राम सिंह और एक अन्य पर गंभीर आरोप लगाए हैं। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देखिए मामूली विवाद कैसे हिंसक झड़प में बदल गया। जौनपुर से एक बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जहां धूला हत्याकांड के 1 लाख रुपए के इनामी आरोपी रवि यादव को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया। ये मुठभेड़ सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के रानी के मोड़ के पास हुई। जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं इस कार्रवाई में लाइन बाजार थाना प्रभारी SHO के सिंह भी घायल हो गए हैं, जिनके हाथ में गोली लगी है। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद पूरे इलाके में पुलिस बल को फिलहाल तैनात कर दिया गया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। अगली खबर शाहजहांपुर के रोजा थाना क्षेत्र से सामने आ रही है, जहां पुलिस और शराब चोरी करने वाले बदमाशों के बीच ही मुठभेड़ हो गई। बीती रात मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने रोजा रेलवे मैदान के पास घेराबंदी की, जहां
छिपे बदमाशों ने पुलिस टीम पर ही फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के दौरान एक गोली सिपाही परविंदर के हाथ को छूकर निकल गई, जबकि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश सियानंद के पैर में गोली लग गई। घायल बदमाश और सिपाही दोनों को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। वहीं दूसरा साथी अविनाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की माने तो दोनों बदमाश अलग अलग जनपदों के रहने वाले हैं और देसी शराब की दुकान में चोरी की वारदात में शामिल थे। मौके से 90 पौवे शराब, 8,000 रुपए तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। रात को पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि थाना क्षेत्र रोजा में जिन अभियुक्तों ने 4 और 5 अप्रैल को शराब की दुकान में चोरी की घटना की थी, वो अभियुक्त रेलवे ग्राउंड रोजा में देखे गए हैं। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और तुरंत मौके पर पहुंची, जहां अभियुक्तों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर ली। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पहला अभियुक्त सियानंद, जो जनपद बरेली का रहने वाला है, जिसके पैर में गोली लगी है और उसके पास से 1 तमंचा और 2 कारतूस बरामद हुए हैं। इस अभियुक्त के ऊपर 15 से ज़्यादा मुकदमे विभिन्न जनपदों में दर्ज हैं। दूसरा अभियुक्त अवनीश है, जिसके ऊपर 7 से ज़्यादा मुकदमे विभिन्न जनपदों में दर्ज हैं। दोनों अभियुक्तों के पास से लगभग 90 शीशी शराब बरामद हुई है। फिरोजाबाद में अवैध अस्पतालों का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला थाना टुंडला क्षेत्र के गांव अलीनगर कैंजरा का है, जहां अवैध रूप से संचालित एक अस्पताल में इलाज के दौरान मजदूर की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया, जबकि अस्पताल संचालक ही मौके से फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक नगला गुमान कुर्री कुप्पा निवासी 33 वर्षीय उमेश उर्फ कन्हैया को हर्निया के ऑपरेशन के लिए 19 मई को MS हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। आरोप है कि 20 मई को ऑपरेशन के बाद उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई। रविवार रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही अस्पताल संचालक डॉक्टर PK यादव अस्पताल में ताला लगाकर फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभाला। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने जांच में ये पाया है कि अस्पताल बिना पंजीकरण के ही संचालित हो रहा था। प्रशासन ने अस्पताल को सील करने की कार्रवाई करने की बात कही है। हमारे विभाग में ये गैर पंजीकृत हॉस्पिटल है, जिसमें जांच करा करके कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की कार्रवाई की जाएगी और आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं अगली से आगे से ऐसी घटनाएं ना हो। गैर पंजीकृत ही अस्पताल पाया गया है। क्या नाम से हॉस्पिटल है सर ये? MS हॉस्पिटल बता रहे हैं कुछ। कहाँ पे है सर ये? अलीनगर कैंचरा। अब क्या कार्रवाई की जाएगी आपके द्वारा? जांच करने के उपरांत कार्रवाई उच्च अधिकारियों के द्वारा की जाएगी। हमारे आज के इस खास बुलेटिन खबर उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए HNN के साथ। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों पता। अरे पेट सफा, पेट दबा और रोग दबा, एक ही जगह। अबे घोचू, जी के स्ट्रॉन्ग करने का अथा इंडिया को मालूम है। पेट दबा और रोग दबा, एक ही जगह। प्रदेश सरकार के बेहतरीन प्रयासों और कल्याणकारी योजनाओं से आज राज्य में कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ किसानों की आय भी बढ़ी है। उत्तराखंड के मिलेट को सुपरफूड के रूप में बड़ा बाजार और विशेष पहचान देते हुए मिलेट न्यूट्री हब बनाने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। नई मिलेट नीति के तहत मंडुआ, झंगोरा, कौड़ी, चीना और रामदाना जैसी पौष्टिक फसलों को बड़े स्तर पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त हो रहा है। बोए गए क्षेत्र का सिंचित हिस्सा बढ़कर 55% हुआ। सिंचाई क्षमता बढ़कर 1020 हेक्टेयर पहुंची। खाद्यान्न उत्पादन बढ़कर 19.40 लाख मीट्रिक टन हुआ।
तिलहन उत्पादन 22,157 मीट्रिक टन 53% की हुई वृद्धि। गन्ने की औसत उपज बढ़कर 884 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पहुंची। जैविक खाद का उत्पादन 4.72 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचा। कृषि उत्पादन से लेकर विपणन तक सहायता प्रदान करने के साथ ही किसानों को खाद, बीज और उपकरणों की खरीद पर सब्सिडी दी जा रही है। किसानों की समृद्धि के साथ सर्वोत्तम उत्तराखंड का सपना पूरा करते हुए प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुए फल, पुष्प, सब्जी और मसाला क्षेत्रफल विस्तार, मशरूम उत्पादन और पॉली हाउस निर्माण में जहां नई पहचान दे रही है, वहीं कृषि क्षेत्र में भरपूर बजट देकर किसानों की खुशहाली की राह को आसान बनाया है। संवर रही खेती, निखर रही किसानी, आर्थिकी का जरिया बन रही बागवानी। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर।